कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। बहुत पहले की बात है कि एक राजा ने अपने पूजा को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए एक बकरे का बलि देने का निश्चय किया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि स्वस्थ और तंदुरुस्त बकरे का इंतजाम किया जाए। उसने अपने सेवकों को बकरे को पवित्र नदी में ले जाकर नहलाने और फूलों की माला पहनाने का आदेश दिया। उन्हें शुद्धिकरण अभ्यास के भाग के रूप में बकरी को धोना था। नदी के तट पर अचानक बकरी को नहलाते वक्त बकरी को समझ आ गई कि आज वह निश्चित रूप से मारा जाएगा। उन्हें अपने पिछले जन्मों का कर्मा और पुनर्जन्म के बारे में भी ज्ञात हुआ। उसने महसूस किया कि उसके पिछले बुरे कर्मों का फल अब पूरा होने वाला है। तो वह एक जोरदार बकरी हंसी हंसा। अपनी हंसी के बीच उसे एक और सच्चाई का एहसास हुआ कि उसकी बलि देने से राजा को उसकी अज्ञानता के कारण वही भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो वह उतनी ही जोर से रोने लगा जितना अभी अभी हंसा था। पवित्र नदी में स्नान करा रहे सेवकों ने पहले हंसने और फिर रोने की आवाज सुनी। वे चकित थे, तो उन्होंने बकरी से पूछा, तू इतनी जोर से क्यों हंसी और फिर उतनी ही जोर से रोई? इसका कारण क्या है? उसने उत्तर दिया, कारण बताता हूं, परंतु वह तुम्हारे स्वामी के सामने होनी चाहिए। चूंकि सब बहुत उत्सुक थे, वे तुरंत बलि के बकरे को राजा के पास ले गए। उन्होंने वह सब बताया जो हुआ था। राजा भी बड़े उत्सुक हुए। उसने आदरपूर्वक बकरी से पूछा, आप इतने जोर से क्यों हंसे और फिर उतने ही जोर से रोए क्यों? बकरी ने अपने पिछले जन्मों को याद करते हुए कहा, बहुत समय पहले मैं भी एक राजा था जो आपकी तरह पवित्र धार्मिक संस्कारों में अच्छी तरह से शिक्षित था। मैंने सोचा कि एक बकरे की बलि देना मेरे भगवान के लिए अच्छा आवश्यक भेंट होगा, जो भविष्य के पुनर्जन्मों में दूसरों के साथ साथ मुझे भी लाभान्वित करेगा। हालांकि मेरे कर्मा का सही परिणाम यह था कि मेरे अगले 499 जन्मों में मेरा ही सिर कट चुका है। बलिदान के लिए तैयार होने के दौरान मुझे एहसास हुआ कि आज मैं निश्चित रूप से 500वीं बार अपना सिर खो दूंगा। तब मैं अंत में अपने बहुत पहले के खराब कर्मा के सभी परिणामों से मुक्त हो जाऊंगा। इस खुशी ने मुझे बेकाबू होकर हंसाया। तब मुझे अचानक एहसास हुआ कि आप उसी अकुशल कार्य को दोहराने वाले थे और अगले 500 जन्मों में आपका सिर कटने के उसी परिणाम के लिए अभिशप्त होंगे। इसलिए करुणा और सहानुभूति से मेरी हंसी आंसुओं में बदल गई। राजा को डर था कि यह बकरा सही हो सकता है, इसलिए उसने कहा, ठीक है बकरी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बकरे ने उत्तर दिया, आदरणीय महाराज, भले ही आप मुझे मार न दें, मुझे पता है कि आज मैं अपना सिर खो दूंगी और अंत में अपने पिछले बुरे कर्मों के परिणामों से मुक्त हो जाऊंगा। राजा ने कहा, मेरी अच्छी बकरी, डरो मत, मैं सबसे अच्छी सुरक्षा प्रदान करूंगा और व्यक्तिगत रूप से गारंटी देता हूं कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन बकरी ने कहा, हे राजा, आपके द्वारा दिए जाने वाला सुरक्षा मेरे अकुशल कर्मा की शक्ति की तुलना में आपकी सुरक्षा बहुत कमजोर है, इसलिए आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। राजा ने बकरी को छोड़ दिया और अपने सेवकों के साथ उसे किसी भी खतरे से बचाने के लिए उसका पीछा किया। बकरी पत्थरीली जगह में भटक गई। उसने एक शाखा पर कुछ कोमल पत्ते देखे और उन तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन फैलाई। अचानक कहीं से आंधी आई। एक बिजली के झटके ने एक ऊपर से लटकती चट्टान पर प्रहार किया और एक नुकीली पत्थर को काट दिया, जो गिर गई और बकरी का सिर काट दिया। वह तुरंत मर गया और आंधी गायब हो गई। इस अजीबोगरीब घटना की खबर सुनकर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह कैसे हो गया। पास से ही एक महात्मा साधु भी गुजर रहा था। उसने वह सब देखा था जो घटित हुआ था। वह जिज्ञासु लोगों को समझाने लगा, देखो, इस बेचारी बकरी को क्या हो गया है? यह था जानवरों की हत्या का नतीजा। सभी जीना चाहते हैं, मरना नहीं। यह न देखते हुए कि सभी में यह समान है, कुछ अन्य जीवित प्राणियों को मार डालते हैं। यह उन लोगों के लिए भी पीड़ा का कारण बनता है जो अभी और अनगिनत भविष्य के पुनर्जन्मों में हत्या करते हैं। इस बात से अनभिज्ञ होने के कारण कि सभी कर्मों का फल कर्ता को अवश्य ही मिलता है। कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा।
मैं एक लक्का जवान युवा था, लेकिन मेरी जिंदगी बहुत खाली खाली है। आजकल के जमाने में सबके गर्लफ्रेंड होता है। वो लोग हाथ में हाथ डाले समुंदर किनारे जाते हैं, हसीन मीठी वादे करते हैं, चांद तारे तोड़ लाने के वादे होते हैं। कॉर्नर सीट में सिनेमा घर पर प्यार भरी गुफ्तगू होता है। फोन में घंटों बिना सर पैर की बातें होता है। कॉलेज बंक करके किसी कैफे में कॉफी की चुस्की लेते हैं। मैं भी चाहता था कि मेरी जिंदगी में भी ये सब हसीन वाकया हो, लेकिन अफसोस अब तक मैं इन सब से महरूम रहा। मैं ये सब सोचकर अकेला चला जा रहा था। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी। जैसे ही मैंने फोन उठाया, उधर से एक मधुर और सुरीली आवाज आया, हेलो। आवाज बहुत ही मीठी थी, मक्खन मलाई की तरह, कोई भी फिसल जाए। आवाज किसी कन्या की थी। मैं बहुत खुश हुआ, आज मेरा फोन पे किसी कन्या की घंटी तो बजी। उधर से बात शुरू हुई। आज आपका फेसबुक प्रोफाइल देखा, आप बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट दिखते हैं। आपका नंबर मिला तो आपको कॉल किया। नाराज तो नहीं है ना आप? मैंने कहा, नहीं, ये तो मेरा अहोभाग्य है जो आपने कॉल किया। मेरे ख्यालों में ख्याली पुलाव पकने लगा। वो समंदर किनारे का डेटिंग, वो सिनेमा घर का कॉर्नर सीट, वो कॉफी की चुस्कियां सारे मेरे दिमाग में घूमने लगे। उधर से लड़की का आवाज आया, हेलो, कहाँ खो गए आप? आप लाइन पे तो है ना? हमारे पास आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। आप कहें तो मिलने आते हैं आपसे। बोले, कहाँ मिल सकते हैं? आपसे 2 बातें करनी है। मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया। पता ही नहीं चल रहा था कि क्या बोले। ऐसे अचानक क्या हो गया था? आज भगवान मुझसे इतना मेहरबान क्यों है? पता नहीं चल रहा था। मैं तो चाह रहा था आज अभी भाग के मिल लूं, पर कल मिलने का तय हुआ। रात भर सो ना सका, कब सुबह हो, इसी इंतजार में करवत्ते बदलकर रात बीत गया। मेरे जिंदगी का सबसे बड़ी लंबी रात थी आज। सुबह जल्दी जल्दी नहाकर टिप टॉप ड्रेस पहनकर तैयार हो गया। अच्छा, सुगंधित इत्र लगाया, अपनी जूते को शीशे की तरह चमकदार बनाया, खुद को इतना तैयार किया जैसे आज मेरी शादी हो और मैं बारात में जाने वाला हूं। आज मैं जिंदगी में पहली बार समय से पहले घर से निकल रहा था। आज का हमारा डेटिंग पॉइंट पहुंच गया। अभी भी समय था, वो लड़की अभी तक आया नहीं था। मैं घड़ी देख देख इंतजार कर रहा था हमारी पहली मिलन के लिए। थोड़ी देर में वो लड़की आई। वो आज बहुत सुंदर लग रही थी, जैसी कोई परी मुझसे मिलने आया हो। उसने मुझे पहचान लिया था और मुझसे हाथ मिलाने के बाद देर से आने के लिए माफी भी मांगी। उसके हाथ में बड़ा सा बैग था। पहले तो मैंने अच्छा नाश्ता ऑर्डर किया। कुछ समय बाद वेटर ने ढेर सारी डिश का आइटम हमारी टेबल पर लाकर रख दिया। हमें खाते खाते बातें करना शुरू किया। आपने मुझे कैसे पहचान लिया? हमारी मुलाकात तो पहले कभी नहीं हुई थी। मैंने पूछा तो उससे कहा, मैंने आपका फेसबुक प्रोफाइल देखा। आप काफी हैंडसम और गुड लुकिंग है। हमें मालूम है आप सिंगल है और काफी वेल टू डू फैमिली से है। उसने मेरे तारीफ के पुल बांध दिया। मैं अपने आप को काफी गर्वित महसूस करने लगा आज भगवान मुझसे ज्यादा ही इंप्रेस है और हमारी जोड़ी बनने से आज कोई नहीं रोक सकता। तकदीर का ये हसीन तोहफा मुझे काफी अच्छा लग रहा था। तभी बातों बातों में उस लड़की ने अपना मोटा सा बैग खोला और ढेर सारा सामान सामने टेबल पर रख दिया और कहा, सर, हमारे पास आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है। हमारी संस्था ने आज से नई सुगंधित वाला अगरबत्तियां बाजार में लाया है। ये आपके घर और मन को सुगंधित करेगा। आप एक पेटी ले तो अच्छा सा लाइटर सरप्राइज गिफ्ट में मिलेगा और चाय पट्टी और टूथपेस्ट में भी काफी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। मैं समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा था। कोई मेरी हसीन सपनों पे बाल्टी भर भर के पानी डालता जा रहा था। तभी एक गाना कानों में गूंजने लगा, क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। वो स्कीम समझाते जा रहा था और मेरे दिमाग का पारा बढ़ता जा रहा था। कहां गर्लफ्रेंड का सपना था और वो स्कीम समझा रहा था, और मेरे दिमाग का पारा बढ़ता जा रहा था। कहां गर्लफ्रेंड का सपना था और वो स्कीम समझा रहा था। मैं तपाक से वहां से उठा और एक जरूरी फोन करने के बहाने वहां से निकला और 9-2-11 हो गया। वो फोन करती रही और मैंने अपने मोबाइल दूर समंदर में फेंक दिया। मेरी हसीन सपनों की कहानी एक दुख भरी कहानी में बदल गया। खैर, आप लोग तो हंस ही रहे होंगे। एक हलचल भरे रंग बिरंगे शहर के मध्य में एक अनोखी छोटी सी सड़क थी
जो हर शाम स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड की सुगंध से जीवंत हो उठती थी। दुनिया के सबसे स्वादिष्ट और सबसे जादुई समोसे की लालसा को पूरा करने के लिए सभी वर्गों के लोग इस सड़क पर आते थे। इस समोसा केंद्र में एक साधारण भोजन गाड़ी खड़ी थी, जिसे राजा चाचा नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति चलाता था। गाड़ी दिखने में सामान्य थी, फीके रंग के साथ एक साधारण लकड़ी की संरचना, लेकिन जो चीज इसे वास्तव में असाधारण बनाती थी वह थी राजा चाचा द्वारा परोसे गए समोसे। राजा चाचा के पास एक रहस्य था जो उनके समोसे को किसी अन्य से अलग बनाता था। उनके पास एक पुरानी फटी पुरानी रेसिपी की किताब थी जो उनके परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही थी। इसके पन्नों में ऐसे रेसिपी थीं जिनमें जादू का पुट था। सामग्रियां सरल थीं, लेकिन श्री राजा चाचा के कौशल और व्यंजनों में बुने गए जादू ने उन्हें असाधारण बना दिया। एक शाम जैसे ही सूरज डूबने लगा, राजा चाचा ने अपने समोसे के पारखी ग्राहकों की स्वाद के तृष्णा को मिटाने के लिए निकल पड़ा। उसने अपनी गाड़ी निकाली, अपना स्टोव स्थापित किया और अपना एप्रन पहनकर पाक चमत्कार बनाने के लिए तैयार हो गया। जब ग्राहक उनके समोसे को खाता था तो उनकी आंखें एक अदृश्य स्वादिष्ट भरे संतुष्टि से चमक उठती थीं। समोसे न केवल अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट थे, बल्कि अंदर से एक गर्म, संतुष्ट भावना भी छोड़ देते थे। लोगों की इस भीड़ को देख दूसरे ठेले वाले काफी जलते थे, क्योंकि उनके समोसे के आगे सारे दूसरों के पकवान फीके पड्डेडिडी अचते थे और भीड़ डिडी सारे राजा चाचा के समोसे की दुकान पर पड्डेडिडी अचते थे। राजा चाचा सारे ग्राहकों को बड़े प्यार से समोसा खिलता था और स्वादिष्ट चटनी सर्व करते थे। ग्राहकों के सुविधा के लिए साफ पानी और तौलिया भी रखते थे। सर्दी के मौसम में ग्राहकों की सुविधा के लिए एक बॉनफायर भी जलाकर रख देता था, ताकि सर्दी में ग्राहकों को गर्मी का एहसास हो और आराम से समोसे को एंजॉय कर सके। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, राजा चाचा की जादुई समोसे की गाड़ी के बारे में बात फैल गई। दूर दूर से लोग इस जादू का अनुभव करने के लिए जमा हो जाते थे। लेकिन एक दिन राजा चाचा के पुश्तैनी समोसे की रेसिपी की किताब चोरी हो गए। राजा चाचा ने अपनी पुश्तैनी रेसिपी की किताब बहुत संभाल के रखा था, ताकि उनके बच्चे भी इस पाक कला को जाने और उनकी घर गृहस्थी भी आराम से चल जाए। राजा चाचा ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उसे ढूंढने में सफल नहीं हो सके। दरअसल वो किताब उनके ही पड़ोसी हाजमत लाल के बेटे डोरा लाल ने चुराया था। अब राजा चाचा के पुश्तैनी रेसिपी की किताब देखकर डोरा लाल ने भी समोसे की ठेला लगाना शुरू किया। जब रेसिपी में देखकर समोसा बनाया गया तो डोरा लाल के समोसे भी काफी स्वादिष्ट बन गया। राजा चाचा के यहां समोसा खाने लिए ग्राहकों काफी भिड़ाछ होती थी और काफी इंतजार के बाद समोसा मिलता था। इसीलिए अब डोरा लाल और उनके ठेले पर भी काफी ग्राहक आने लगा। डोरा लाल की भी काफी अच्छी कमाई होने लगा। अच्छी कमाई देख अब डोरा लाल को आलस होने लगा। वो सोचने लगा, इतना अच्छी समोसा है तो लोग तो वैसे ही आएगा। उसने अब ग्राहकों से अच्छी व्यवहार भी नहीं करता था। समोसे के साथ चटनी भी देना बंद कर दिया था। अब उसने समोसे की कीमत भी दुगुना कर दिया था। यहां तक कि इतना अच्छी समोसे खाने को मिल रहा है तो जो प्लेट में समोसा देता था, ग्राहकों से कहता था प्लेट भी वही साफ करके दे। ग्राहक धीरे धीरे डोरा लाल के पास आना कम हो गया। जो ग्राहक पहले राजा चाचा के पास से आता था वह भी आना बंद हो गया। और कहा जाता है, जो ग्राहक एक बार आना बंद कर दे वह कभी वापस नहीं आता। धीरे धीरे अब डोरा लाल के पास कोई नहीं आता था। डोरा लाल को अब एहसास हो गया था कि उसने राजा चाचा के साथ अच्छा नहीं किया था और ग्राहकों से भी काफी बुरा बर्ताव किया। इसी वजह से उनका यह हाल हुआ है। एक दिन डोरा लाल ने अपनी बेईमानी माना और राजा चाचा से जाकर माफी मांगा और अपनी करतूत का सच राजा चाचा को बताया। उसने चुराया हुआ उनकी पुश्तैनी समोसे के रेसिपी की किताब भी राजा चाचा को लौटाया और उनसे माफी मांगी। राजा चाचा ने खुशी खुशी उनको माफी दिया और डोरा लाल को पेशकश की कि वह उनकी दुकान पर आकर उनका हाथ बताए और मिलकर काम करे, इसे दोनों को फायदा होगा। डोरा लाल मान गया और जाना कि दरअसल जादू समोसे में नहीं बल्कि लोगों की व्यवहार पर निहित है।